जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने 31 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे इस चैप्टर के, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा थोड़ा सा मिसलेनियस पोर्शन भी बचेगा, जो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सबमिटिंग द पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। तो पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम किससे है, इतना याद रखिएगा बस, 1861 से। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी आया, ये भी आया। एंड तो इसमें ये था कि डिपार्टमेंट सिस्टम बाय विच एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय एन इंडिविजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सबमिटिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम। सिमिलर क्वेश्चन है, ये आया था IAS 2002 में, ये आया था UPPSCS प्री 2021 में, काउंसिल एक्ट 1861। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर्ड इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक डिसीजंस ऑन अ बजट। तो बजट पे डिसीजन किस एक्ट के थ्रू बन सकता था, 92 के थ्रू। 92 में बजट देना शुरू किया था पहली बार, और 1892 तक। ठीक है, टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट्स वर पास्ड इन। तो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पहले तो 1835 में होते हैं, फिर 67 में, फिर 78 में, फिर 1908 में। 1835 में प्रेस एक्ट अनाउंस होता है फॉर सेंसरशिप। रजिस्ट्रेशन प्रेस एंड बुक्स एक्ट वर पब्लिश्ड इन 1867। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है 1878 में लॉर्ड लेटन के द्वारा। और टू कंट्रोल द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ सेडिशियस मटेरियल स्पेशली दैट विच कुड प्रोड्यूस डिसअफेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन द माइंड्स ऑफ मासेस। ठीक है, इन एडिशन टू दिस 1908 में लॉर्ड मिंटो एक बिल पास करते हैं टू रेगुलेट द प्रेस। इसमें गवर्नमेंट वॉज ऑथराइज टू सीज एनी पब्लिकेशन इफ इट इज़ फाउंड एंटी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एंटी गवर्नमेंट मिलता है तो उसको सीज कर सकता है। द मोस्ट व्हेन वर द हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन बॉम्बे। हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे 1861 में। ठीक है, 1773 से सुप्रीम कोर्ट आए थे, 1861 में हाई कोर्ट्स बने, ऑर्डिनेंस आया, पोर्टफोलियो सिस्टम आया। मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया वॉज। तो सबसे छोटा कौन सा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इन वर्ड्स रैमसे मैकडोनल्ड, दिस रिफॉर्म वॉज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था इंडिया का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आता है 1909 से, हमने पढ़ा है अच्छे से। द डिक्लेरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन August 20, 1917 इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोलते हैं। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ it formed the basis of 1919 Act. The post of the Indian High Commission was created by which act? Indian High Commission की पोस्ट किससे क्रिएट की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी पहली बार कहाँ आया था, ये आया था 1919 में। ठीक है, तो डायरकी जो था वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। रिजर्व सीट्स जैसे कि फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस एटसेट्रा, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटसेट्रा। सॉरी, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, पुलिस, ये सब इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं। बाकी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट हो गए जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर केप्ट विद द गवर्नर, और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो सिलेक्टेड मेंबर्स के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जाते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली क्या डिफाइन किया इसने, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो वो उसने ये डिसीजन हुआ था, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द एक्ट ऑफ 1919। Identify the incorrect statement about the Government of India Act 1919. This act is also known as Morley-Minto reform. This act separated the central and provincial subject. The Government of India Act 1919 came into force in 1921
एंड द मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी एंड द चेम्सफोर्ड वॉज वाइस रॉय। तो इसको मॉर्ले मिंटो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन और रीजनिंग दी गई है। असर्शन ये बोल रहा है द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस रिमेन्ड यूनिटरी एंड सेंट्रल विद एनफोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रीज़न ये है कि लार्ज पार्ट ऑफ द अथॉरिटी वॉज डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस। तो देखिए इसमें ए तो गलत है, बट लार्ज पार्ट जो है अथॉरिटी का वो प्रोविंसेस में डेलीगेट हो रहा था, ये सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से डायरकी आती है प्रोविंसेस में। एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट, मेडिकल रिलीफ, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पब्लिक वर्क, एक्साइज, लैंड रेवेन्यू, फेमीन रिलीफ, जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन, वाटरवेज, लेबर, वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऐसे 50 सब्जेक्ट जो थे वो डेलीगेटेड थे प्रोविंसेस को। जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अधिकार था 47 सब्जेक्ट्स का, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मनी, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ऑल्दो गवर्नर जनरल के पास मेजर एग्जीक्यूटिव पावर थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स था गवर्नेंस का जनरली फेडरल होता था। तो स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन, डायरकी मीन्स डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन टू सेक्शंस। इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस लेके आने के लिए किया और दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is or are true? After the Nagpur session of 1920, Congress provincial Congress committees were constituted on linguistic basis. ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि 1948 में कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। हाँ, शुरू में तो रिजेक्ट किया था, सही है। और पहला क्या बोल रहे हैं, नागपुर सेशन के बाद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ओके, तो दोनों ही सही हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। दीज वर इंक्लूडेड इन द प्राइम मिनिस्टर एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? प्रोविजन ऑफ फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करना नहीं, यहाँ पे डायरकी प्रोविंसेस से हट गई थी, सेंटर में आ गई थी। तो ऑथराइज द फेडरल लेजिस्लेचर, नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड प्रोविजन फॉर फेडरल लेजिस्लेचर। इससे अकॉर्डिंग डायरकी एबॉलिश की गई थी प्रोविंसेस में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो थे वो अप्लाई किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? तो ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इंडियन काउंसिल अबॉलिश्ड? तो ये अबॉलिश हुआ था 1935 के एक्ट से। इंडियन काउंसिल अबॉलिश किया गया 1935 के एक्ट से। इट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके 1935। इसका एम था एट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आना इंडिया में। और थ्रू द एक्ट डायरकी जो थी वो अबॉलिश की गई एट प्रोविंशियल लेवल एंड स्टार्टेड एट सेंट्रल लेवल। प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। सब्जेक्ट्स जो थे वो अंडर फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो कंट्रोल किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्टर करता था गवर्नर जनरल विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट वॉज द बेस लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो बेस लाइन क्या रही 1935 के एक्ट की? बेस लाइन रही साइमन कमीशन 1927। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन आया था इन द पार्ट 5 दैट स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप किया जाएगा हर 10 साल पे। ठीक है। विच वॉज पास विच शैल इंक्वायर इन टू द वर्किंग ऑफ सिस्टम। साइमन कमीशन 1927 का ये एक आउटकम था इस प्रोविजन का। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेड द नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड द 3 सेशंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, 31, 32 respectively. They made their recommendations which were embodied in a white paper जो कि पब्लिश हुआ 1933 में, which was considered by a joint select committee of British Parliament were the baseline of the Government of India Act 1935. ठीक है। Consider the following statement. Some of the main features of the Government of India Act 1935 were, क्या क्या मेन फीचर्स हैं? अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नर्स प्रोविंसेस, power of governors to veto legislative action and to legislate on their own,
एबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल तो नहीं हटा था। देखिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या थे इसके, द ग्रांट ऑफ अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिससे कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी 1990 से वो अबॉलिश हो गई। डायरेक्ट इलेक्शंस के प्रोविजंस आ गए। पार्शियल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ प्रोविंसेस का। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज को ऑल्टर किया गया, जिसमें कि ज़्यादा इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए थे 35 के एक्ट से, और उसी से मेजर कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हम पढ़ते हैं वो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से लिया भी गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अबॉलिश्ड 1935 एक्ट अबॉलिश्ड। तो इसने क्या अबॉलिश किया, प्रोविंशियल डायरकी को अबॉलिश किया इसने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर। तो इसने प्रोवाइड किसके लिए किया भाई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, सही बात है। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन भी इस्टेब्लिश किया गया सेंटर में, तो तीनों ही हैं। वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई, बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन सा फीचर नहीं है, तो भाई डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, ये फीचर नहीं है। ठीक है, डायरकी इन द एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी, ये इसका मेन फीचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोविंसेस से हटा दी थी इन्होंने। द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वॉज टू। तो रियल इंटेंशन क्या था ब्रिटिश इंडिया का, ये था यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इम्पेरियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स। ठीक, रियल इंटेंशन ब्रिटिशर्स का था टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन विच वॉज प्रपोज्ड बाय द इंडिया एक्ट ऑफ 1935 and was to use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of nationalist leader. Princely states represented approximately 25% of population of India, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आउट ऑफ द 260 मेंबर्स 156 जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को, और 104 नेटिव स्टेट्स को इन द अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड द कंसिस्टेड ऑफ 375 मेंबर्स, जिसमें से 250 जो थे वो प्रोविंसेस को देख रहे थे, 125 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को देख रहे थे। दोनों हाउसेज में फेडरल लेजिस्लेचर में स्टेट्स जो थे दे वर गिवन देयर कोटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट जो मेंबर्स थे स्टेट से दे वर नॉट टू बी इलेक्टेड। तो इतना वाइड रेंज ऑफ प्रोविजन होने के बाद भी जो प्रिंसेस थे, वहाँ के जो राजकुमार थे नेटिव स्टेट्स के, वो दे रिफ्यूज टू ज्वाइन द फेडरेशन। ठीक है, दे वर अलार्म्ड बाय द चेंजिंग सिचुएशन, उनको लगा कि भाई कुछ तो कंट्री में चेंज हो रहा है, कॉज बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ नेशनल मूवमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट मिजरेबली फेल्ड टू ओवरकम द अपोजिशन ऑफ द this Indian National Congress, the Muslim League and princes against the federal scheme. So federal scheme जो थी it was withheld except the establishment of federal court, and the provincial scheme was introduced on 1st April 1937 and causing a drastic change in the pattern of the provincial politics. ठीक है, next, who among the following was said about the act of 1935, अ कार विच हैज़ ब्रेक बट नो इंजन। तो ये बोला था नेहरू जी ने कि इसमें ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है। ठीक है, 1935 के एक्ट को इन्होंने ये बोला था, एंड ये प्राइम मिनिस्टर रहे 1947 से 64 तक। इनफैक्ट पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो थी वो इट इज़ द क्रिएशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड पंचशील थियरी के प्रोपाउंडर भी ये रहे हैं। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैज सेड वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, दैट इज 1935 एक्ट। In which session Indian National Congress had rejected the Government of India Act 1935, तो ये रिजेक्ट किया था लखनऊ सेशन में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट किया गया था लखनऊ सेशन 1936 में। इसको प्रिसाइड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर सेशन आई थिंक, लखनऊ सेशन। ओके, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी भी बोला था इन्होंने 1935 के एक्ट को। देन okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट था टू एंटायर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें 14 पार्ट थे, 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो ये इनकॉर्पोरेट किए गए थे डीपीएसपी के तौर पे।
क्रिटिक्स ने इस पार्ट को होली फ्रेजेस बोला था. Who said, I have not to I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of constitution a major part of the Government of India Act 1935 has again been produced. तो ये थे बी आर अम्बेडकर जी. इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स में इन्होंने ये डिस्कशन किए थे. विद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, देखते हैं लिस्ट 1 में क्या है. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो इससे सुप्रीम कोर्ट बन जाता है अभी. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से कम्युनल इलेक्टोरेट आ जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड ऑल. कम्युनल इलेक्टोरेट कौन सा है? 4321. देखिए एक ही ऑप्शन से आ जाएगा. वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरकी आती है और 1935 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है. ओके, विच एक्ट is not the landmark in the development of constitution during the British rule. Is not the landmark, ठीक है. In the development of constitution during the British rule, तो landmark क्या नहीं है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ये तो बाद में बना ना, ब्रिटिशर तो चले गए छोड़ के. 1947 हमने आज़ादी अटेन कर ली. ये 1955 का ऐड है. ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पीसीआर एक्ट 1955 इट इनेक्टेड एंड नोटिफाइड ऑन 8 मई 1955. इसको अमेंड किया गया 1976 में और इसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955. बिफोर दिस इट वॉज नोन एज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955. एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया जब सब जगह लागू होता है, एंड प्रोवाइड्स अ पनिशमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. हैंस इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी ख़त्म होता है. तो मॉडर्न इंडिया यहाँ ख़त्म होती है. ऑल्दो कुछ पोर्शंस जो मिसलेनियस के रह गए थे वो इन चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे इस मिसलेनियस पार्ट में. तो देखिए ऑलमोस्ट 100 पेजेस भी हमारे रह गए हैं अभी. देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें. ओके, देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस आई गेस. अच्छा, मिसलेनियस ही है तो कुछ भी विदाउट टॉपिक भी ये चलता जाएगा. ओह, अच्छा, आई थिंक ये बचे हुए टोटल 100 पेजेस में जो है ये इन्होंने विदाउट टॉपिक ही डाला है. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो मॉडर्न इंडिया वाला जो डायरेक्ट जो पोर्शन था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना. बाकी इसमें अब अगर आप देखेंगे तो कुछ तो आया था, यहाँ चेंजेस हुए थे. ओके, मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स. एक बार हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं, है ना. देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तक कंप्लीट कर लिया है. अब बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस जो कि बहुत बड़ा है. 50 पेजेस में 200 से ऊपर क्वेश्चन है. 3-4 इसमें हमारे वीडियोस लग जाएंगे. फिर मैगजीन्स एंड बुक्स, ये भी 25-30 पेजेस का है. देन आर्ट एंड कल्चर, ये भी बड़ा है. और सबसे छोटे इनमें जो है वो अवार्ड्स है. तो ये कुछ 100 पेजेस के आसपास हमारे पास रह गए हैं और इनको हमें कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इसमें भी कुछ लग जाएंगे आपके 4-5 दिन. तो उसके साथ ही हमारा हिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट. लेकिन मुझे अभी तक किसी ने भी ये इंटिमिडेट नहीं किया है कि हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे. देन आई विल टेक इट ऑन माई ओन बिकॉज आई हैव टू मेक अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ घटना चक्र. ये मेरा एक रेजोल्यूशन है. अब आप लोग कितना साथ दे रहे हैं इसमें, कितना नहीं, वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. तो बट मेन हमारा काम ये है टू रीड, टू स्टडी. सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.